ठीक है, तो हमारा क्लास आज का टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज फूड और अ पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? ये या तो ये फूड होते हैं, ये पर्टिकुलर फूड हो गया या फिर पार्ट ऑफ फूड हो गया। मैंने बताया ना कि जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं जो कि हम कम अमाउंट में लेते हैं, या तो फूड के साथ, या तो हम फूड को न्यूट्रास्यूटिकल बोल देंगे, या फिर फूड के साथ जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम ले रहे हैं। जैसे हम डेली खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर हमको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो हम कैप्सूल ले रहे हैं, ठीक है, और किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो मेडिसिन तो ले ही रहा है, साथ में ओमेगा 3 की टैबलेट्स ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रास्यूटिकल बोलेंगे। इसमें फिर देखो फर्दर इसकी डेफिनेशन को दो वर्ड्स में तोड़ा है, न्यूट्रा एंड सूटिकल। न्यूट्रा मीन न्यूट्रिशन और सूटिकल मीन्स मेडिसिन और ड्रग, ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन और ड्रग्स जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, दैट ऑल आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं, मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करते हैं और इनके साइड इफेक्ट कम होते हैं और अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि हम कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, इसके लिए हम प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी ना मांगेंगे, हमारी खुद की मर्जी है। जैसे हम लेते हैं विटामिन का कैप्सूल, मैंने अभी ये जो बोला था उसको रिपीट करना चाहूंगी, मतलब मोस्ट कॉमन ना, हम उसको सप्लीमेंट ले रहे हैं कि हमारे से हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। इतनी अकल अगर हमारे अंदर है कि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, हमारा हेयर फॉल होता है और हम शाइनी और लस्ट्रस हेयर के लिए हम क्या ले रहे हैं? विटामिन की कैप्सूल ले रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन लेंगे? नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज होता है कि हम इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? पुअर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी और एंड रेगुलेशन इशू। तो इसमें क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी समझते हो? कोई जानता है बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? The extent of the dose which reaches into the systemic circulation, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। The extent and amount of dose which reaches into the systemic circulation, like आप assume करो कि आपने 500 mg पैरासीटामोल ली थी, ठीक है, आपने ले तो 500 mg ली, जब आप ओरली उसको इनटेक कर रहे हैं तो उसकी आपकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी? अराउंड आपकी 70-80% होगी, ठीक है। आपने खाई 500 mg की, 500 mg की 500 mg आपके ब्लड में नहीं जाएगी, उसका कम अमाउंट जाएगा, अराउंड आपका 300 mg जाएगा। इसलिए क्या होता है 300 भी नहीं, उससे भी कम जाएगा। आपने देखा होगा जैसे हम कोई भी इंजेक्शन लेते हैं ना, इंजेक्शन आपका होगा 10 mg 20 mg का होगा, बट अगर आप ओरली कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो कितने होते हैं मिलीग्राम्स में, वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या होता है, हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, हमने पढ़ाया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में या फिर केमिस्ट्री में भी बताया होगा। तो क्या होती है, कोई भी जब भी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके गुजरती है तो क्या होता है, उसका अमाउंट हमारा ब्लड हमारे ब्लड में उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो उसका यही डिसएडवांटेज है, एक तो पुअर बायोअवेलेबिलिटी होगी और क्वालिटी एंड रेगुलेशन इशू। अब क्वालिटी में क्या होगा, हमारा QA QC होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह जो डिपार्टमेंट होता है। अब QA QC क्या है, एक मतलब जो भी उसका प्रोसीजर रहता है, काइंड ऑफ एक्सपेंसिव प्रोसीजर बोलेंगे, ठीक है। जब कोई बहुत ही ज़्यादा हमको स्टैंडर्ड वाली ड्रग होगी, हम उसी चीज़ के लिए QA QC को अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी एंड रेगुलेशन इशू होगा। क्योंकि ये क्या है, मतलब हम इसको एक्जैक्टली ड्रग नहीं बोल रहे ना, फूड और पार्ट ऑफ फूड है, तो हम इसमें क्या करेंगे, QA QC को अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा। उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है। अब इसके बाद हम इसके सोर्सेज पे आ जाते हैं कि हमको जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं कहाँ से ऑपरेट होते हैं। एक इसमें लिखा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से क्या समझते हो? माइक्रोब की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन हो रहा होगा, ठीक। आप जो दही लेते हैं, दही क्या है, दही अपने आप में न्यूट्रास्यूटिकल है। आप कोई प्रोबायोटिक का ड्रिंक लेते हैं ना, वो छोटा सा आता है, सैचे आता है उसका, वो ले रहे हैं, वो भी आप न्यूट्रास्यूटिकल है आपका। और जो जैसे हम वो बनाते हैं ना, और फर्मेंटेड प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे हम कांजी बनाते हैं, बीटरूट लेते हैं ना, गुड फॉर गट है, उसमें हम क्या करते हैं, जो बीटरूट होता है उसको फर्मेंट कर देते हैं, पानी डाल के 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। वो क्या होता है, एज ए प्रोबायोटिक एक्ट करता है। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक टर्म मैं अभी आपको बताऊंगी, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ चलो मैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में, ठीक है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में क्या था कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि माइक्रोब की ग्रोथ के से हमारा हमको मिल रहा है, जैसे दही है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस में क्या हुआ, दही बन गई, कर्ड बन गया हमारा, और मैंने कांजी बताया वो हो गया। अब यहाँ पर आगे दो टर्म आते हैं, एक होता है प्रोबायोटिक और एक होता है प्रीबायोटिक, ठीक है। तो प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक जितनी भी चीजें हम लेते हैं, जैसे दही है, दही प्रोबायोटिक है, जो कि जिसमें अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है, इट कंसिस्ट बैक्टीरिया, जो हमारी दही होती है उसमें बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई होता है, तो इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या होगा प्रोबायोटिक। अब प्रीबायोटिक क्या होगा, जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया है ना, उनको
उनके लिए जो एज अ फूड की तरह एक्ट कर रही है, वो क्या होगा, हमारे प्रीबायोटिक होगा। जैसे उसका एग्जांपल होता है इन्यूलिन होता है, इन्यूलिन हमारे क्या होता है, प्रीबायोटिक। या फिर कोई भी फाइबर्स जो हमारे गट बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहे हैं, दैट आर प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या हुआ, जो बैक्टीरिया कंटेनिंग जो हमारा फूड है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। प्रीबायोटिक क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया को एज अ फूड की मतलब फूड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब फूड जैसे कोई फाइबर है, ठीक है, जैसे इन्यूलिन है या फिर कोई भी फाइबर है जो उस बैक्टीरिया के लिए फूड की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज प्रीबायोटिक। तो हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दोनों ही जरूरी होते हैं। जैसे पपाया होता है वो भी एज ए प्रीबायोटिक एक्ट करता है, बट इसका मेन एग्जाम्पल होता है इन्यूलिन होता है, ठीक है, INULIN। अब उसके बाद प्लांट ओरिजिन से काफ़ी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं हमको, लाइक जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एनिमल ओरिजिन से हमको क्या होगा, कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, ये सब जो होता है, ठीक है, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और सिंथेटिक कॉन्स्टेंट में जो भी सिंथेटिक हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जिनको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल में क्या है, हमारा जो हमारे यूएसए में है वो 731.30 बिलियन की मार्केट है, मतलब कि एक इसका अपने आप में बहुत वाइटल रोल है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है अभी के टाइम में न्यूट्रास्यूटिकल का। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है। हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको पहले ही प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या लेंगे, मेडिसिन तो लेंगे नहीं। अब हमको लाइक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे एक हम बोल रहे हैं कि एक एज के बाद हमारा क्या हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, एजिंग हो रही है, ठीक है। अब हम उसी टाइम पे कोई स्टेरॉइड लें, इससे बेटर है कि हम उससे पहले से एक बोलते हैं ना कि आफ्टर 25 कि आपको जो है मतलब विटामिन सी की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, या फिर कोई क्रीम जो विटामिन सी ई रिच है वो आपको लगानी चाहिए। तो वो सब क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल है, या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी एजिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो वो जो आप लेंगे वो किसके अंदर आएंगे, न्यूट्रास्यूटिकल में। तो आपको क्या है, ये सब लेने चाहिए। हाँ, मैं कहाँ पर पहुँची थी, हाँ, तो इससे इसका मार्केट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, वो क्या करें, न्यूट्रास्यूटिकल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। और इंडिया में क्या है, हमारा जो इंडिया है वो 20% पूरे ग्लोबल मार्केट का अकेला न्यूट्रास्यूटिकल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखे कंपनीज लाइक आयुष, डाबर, पतंजलि, ठीक है। आपका जो च्यवनप्राश ले रहे हैं वो भी एक न्यूट्रास्यूटिकल है, क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहा है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी हेल्थ को प्रमोट कर रही है, बट जरूरी नहीं है कि जब आप बीमारी में तब आप उसको ले रहे हैं, आप उसको पहले भी ले रहे हैं ना, फूड और एज अ पार्ट ऑफ फूड। तो ये क्या न्यूट्रास्यूटिकल होता है, ये सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। स्कोप क्या है, टू एक्टिवेट इम्यूनिटी, जैसे मैंने बताया च्यवनप्राश क्या करता है, इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। इंड्यूस मैचुरेशन, स्ट्रेस मिटिगेशन, टू रिड्यूस एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर एंड फीड कंजम्पशन, एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब इसके यूज नहीं है, देख लेना, ये तो बहुत खास लिखा हुआ है। स्कोप क्या है इसका, GI डिजीज, आर्थराइटिस, जितनी भी सारी हमें डिजीजेज आती हैं उसमें सभी में इसका स्कोप है। टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट डाउन करना। फंक्शनल फूड, फंक्शनल बेवरेज एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो फंक्शनल फूड्स में क्या होता है, सीरियल्स होता है, ठीक है, जितने भी ग्रेन वगैरह होते हैं, बेकरी आइटम होता है, स्नैक्स होता है, फैट्स एंड ऑयल होते हैं, बेबी फूड होते हैं। फंक्शनल बेवरेजेस में क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट है, एनर्जी ड्रिंक है, स्पोर्ट्स ड्रिंक है, टी है, कॉफी है, ठीक है। और डाइटरी सप्लीमेंट में क्या होता है, ये मेन होता है। अभी तक तो हमने फूड और उसकी बात की ना, जो ड्रिंक थी, फूड में हमारा नॉर्मल जो खाना होता है, सीरियल है, पल्सेस है, वो सब आ गया। और बाकी उसमें क्या है, हमारी ड्रिंक जितनी भी एनर्जी ड्रिंक थी, टी था, मिल्क था, कॉफी था। अभी जो डाइटरी सप्लीमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मार्केटिंग हो रही है ना इन चीज़ों की ज़्यादा हो रही है। किसकी हो रही है, वाइटामिन की हो रही है, मिनरल्स की हो रही है। जैसे किसी के अगेन हेयर फॉल हो रहा है तो मिनरल्स, उसको बोलते हैं जिंक की डेफिशिएंसी होगी, बोलो, ठीक है। विटामिन में B12 लिया जाता है फॉर हेयर फॉल। मतलब ऐसे में आपको एक एग्जांपल दे दूँ, ठीक है। फैटी एसिड्स है, एंजाइम्स है, और बॉटनिकल जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो है, उसमें स्पुलिना लिखा है, यदि आएगा आपका एग्जाम्पल में आएगा। फिर उसके बाद अगेन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो है न्यूट्रिएंट्स, दीज आर द सब्सटेंस विद एस्टैब्लिश्ड न्यूट्रिशनल फंक्शंस, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिनके क्या होते हैं, कोई न्यूट्रिशनल फंक्शंस होते हैं, लाइक आपका विटामिन है, मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है। अब इसमें कुछ इसने विटामिन के एग्जांपल दिए हैं, जैसे विटामिन ए लिखा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट लिखा है। विटामिन ए के अलावा एंटीऑक्सीडेंट और कौन सा होता है, इसमें लिखा है, नहीं लिखा है ना, बताओ दूसरा कौन सा होता है। सी और ई, हाँ, ठीक है, सी एंड ई होता है। और हमारा विटामिन के है, के किसके लिए यूज होता है, फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जब मैंने तुमको ब्लड पढ़ाया था हेल्थ में,
और कैल्शियम क्या होता है, एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड मेंटेनेंस बोन स्ट्रेंथ। ठीक है, आप जैसे इसमें और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे विटामिन बी होता है तो हमारे वो जो न्यूरोनल डेवलपमेंट होता है उसके लिए ज़्यादा होता है। अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे सेपरेट विटामिन सी लिख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उनको रिमूव आउट करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। अभी के टाइम पे क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ऑयल होता है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। जैसे अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आप हर वक्त ऐसे नहीं हो सकता कि आप रेडी टू कुक वाले खाने पे ही आपको रिलाई करना पड़ता है। जैसे आपने इंस्टेंट कोई चीज़ बना ली, मैगी बना ली, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे तो आपको साथ में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जैसे हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, या तो आप वो ले सकते हो, या फिर जैसे अभी इसका एग्जाम्पल से ही हमको कोई दूसरा एग्जाम्पल मिल जाता है। जैसे इसमें विटामिन का एग्जाम्पल था ना, विटामिन सी लिखा हुआ था, तो अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या ले सकते हो, ऑरेंजेस होते हैं, लेमन्स होते हैं, ठीक है, गुआवा होता है। गुआवा बहुत अच्छा वो होता है क्या होता है, गुआवा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो आप उसको ले सकते हैं। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी फ्री रेडिकल्स होता है उनको रिमूव करता है। मैं क्या कहना चाह रही थी, गुआवा एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है, मुझे माइंड से फ्रूट वर्ड ही गायब हो गया, मैं ये सोच रही थी कि गुआवा क्या होता है। ठीक है, तो कैल्शियम है, कैल्शियम किसके लिए होता है, बोन है टीथ डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद हर्बल्स है। अब ये टर्म हर्बल से आप क्या समझते हैं बताओ। प्लांट बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, बॉटनिकल प्रोडक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, या तो एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आपको प्लांट ऑरिजिन से मिल रही है वो सारे हर्बल कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने जितनी भी पढ़े ना अभी फूडोलॉजी में जितनी भी ड्रग पढ़ते हो जो कि प्लांट के फलाना फलाना पार्ट से ऑब्टेन हो रही है, दैट ऑल आर हर्बल। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल हमको किससे मिलता है, एलोवेरा से। एलोवेरा का बॉटनिकल सोर्स बताओ, पहली ड्रग एलोवेरा पढ़ाई थी वैसे तुम्हें सबसे पहले फूडोलॉजी में, बायोलॉजिकल सोर्स बताओ एलोवेरा का, कितना पढ़ते थे। हाँ, अलॉय बार्बेडेंसिस। फैमिली बताओ, फ्लेविएसी होती है। ठीक है, उसके बाद है गार्लिक है। गार्लिक क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी को एलर्जी के उससे फेस पे बहुत ज़्यादा दाने होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेकमेंड किया जाता है कि आपको गार्लिक लेना चाहिए, गार्लिक रॉ फॉर्म में। हाँ, वो बोलते नहीं, एक तो गार्लिक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल के अलावा भी गार्लिक का एक बहुत अच्छा रोल होता है, वो होता है हार्ट डिजीज में होता है। ठीक है, और या फिर जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसको हम क्या करते हैं, गार्लिक रिकमेंड करते हैं। और इसके बाद है जिंजर। जिंजर हमारा क्या होता है, कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव्स क्या होते हैं बताओ, ये सारा पढ़ाया हुआ है तो मतलब टर्म्स तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, गट रिलैक्सेंट हो गया। ठीक है, एंटी एमिटिक क्या होता है, एमेसिस। द टर्म एमेसिस से आप क्या समझते हैं, जो वॉमिटिंग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है ये तो नहीं, इसको इसको नोट डाउन कर लो, इसको देखना। ठीक है, इसके बाद इसको लिख लेना, लिखो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर उसके बाद हमारा है डाइटरी सप्लीमेंट्स है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, उसमें प्रोबायोटिक लिखा है, प्रीबायोटिक लिखा है। ठीक है, अभी मैंने तुमको बताया था प्रोबायोटिक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया कंटेन करते हैं। प्रोबायोटिक जैसे हमने दही खा ली, ठीक है, दही में क्या बैक्टीरिया है। अब प्रीबायोटिक क्या होगा, जो आपके बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उसके लिए वो एक फूड की तरह एक्ट कर रहा है, वो क्या होगा, प्रीबायोटिक होगा। जैसे एग्जाम्पल होता है, इसका इम्यूनिन होता है, इसका लिखा नहीं है इसमें। हाँ, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर रहा है नहीं, लिखिए में ऐसा ही हो जाता है यार। चलो मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, अभी तक का समझ में आ रहा है तुमको, थोड़ा बोलो बस। चलो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, ये होता है फूड, ये हमारा पार्ट ऑफ फूड होता है।
ठीक है, जिसको हम अपनी नॉर्मल डाइट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। इसका रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको बीमारी हो गई है तो आप अल्टीमेटली क्या लोगे, मेडिसिन पे रिलाई करोगे, आप दवाई खाओगे। बट तब की कंडीशन जब आपको बीमारी नहीं हुई है तो तब आप किस पे रिलाई करोगे, न्यूट्रास्यूटिकल पे रिलाई करोगे, या आप ऐसे सप्लीमेंट्स लेंगे जिससे आपको क्या हो, फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, फूड और एज अ पार्ट ऑफ फूड हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे अभी मैंने अभी तक के एग्जाम्पल में बताया कि इसमें हमारा इसका सोर्स क्या था। एक तो हमारा जो डाइटरी प्रोडक्ट थे, उसमें क्या था, हमारा सीरियल्स था, पल्सेस था, ठीक है, ग्रेन्स जितने भी होल ग्रेन्स आ जाते हैं ये सब था। उसके बाद हमारे ड्रिंक्स आई, ठीक है, ड्रिंक्स में न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स ड्रिंक होती है ना, या एनर्जी ड्रिंक होती है कोई जिसमें प्रोटीन डाला हुआ होता है, वो हो गया। आपका कॉफी हो गया, ठीक है, टी हो गया जिसमें कैफीन होता है, तो क्या होता है, एज ए CNS स्टिमुलेंट ये एक्ट करता है। ठीक है, हमारा माइंड क्या कर देते हैं, बूस्टअप करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसका न्यूट्रिएंट्स था। न्यूट्रिएंट्स में हमारा क्या आया था, जैसे हमारा विटामिन्स होता है, ठीक है, सर्टेन एमिनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा हमारे जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब था। इसके बाद अभी हम दोबारा हम बोलते डाइटरी सप्लीमेंट्स में आए थे। ठीक है, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होता है, हमारा प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। तो हमारा प्रोबायोटिक क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हमारे गट में बैक्टीरिया होता है ना, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या होता है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, दैट आर प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक के आपके सोर्स क्या होते हैं, या तो आपने कर्ड ले लिया, दही ले लिया, ठीक है, या आपने कांजी ले लिया, कोई भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको आपने काफी टाइम के लिए छोड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है, दैट ऑल आर प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या है कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होंगे ना, तो उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, दैट ऑल आर प्रीबायोटिक। जैसे इसका एग्जांपल होता है इन्यूलिन होता है, चिकोरी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, as a role of nutraceuticals based on the many numerous research studies, the nutraceuticals play an important role in the determination, prevention and treatment of disease like diabetes, cardiovascular disease, cancer, irritable bowel syndrome, gastrointestinal disease। ठीक है, तो इस लाइन का सीधा सा ये मतलब था कि जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वेरियस टाइप की डिजीज में इनका रोल होता है। फिर उसके बाद एक एक करके डिजीज उसने डिस्क्राइब की हुई है। अभी मैंने हमारे सिलेबस में खाली न्यूट्रास्यूटिकल करके दिया है और उसमें कुछ ड्रग्स मेंशन की हुई है, बट ये भी तुम पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पहला है डायबिटीज। तो डायबिटीज क्या होती है, हमारी एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, ठीक है, डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल होता है, वो क्या कर जाता है, स्पाइक कर जाता है। ठीक, ये क्या करता है, इट कैन डैमेज नर्व्स, आईज, किडनी एंड अदर ऑर्गन। ठीक है, ये चीज आपने जैसे सुनी होगी ना कि अगर किसी को डायबिटीज होता है या हाइपरटेंशन होता है, वो आपस में या तो कोरिलेटेड होता है, कोई भी डिजीज एक किसी इंडिविजुअल को अकेले नहीं होती, उसके साथ में उसको कुछ टाइम बाद दूसरी भी हो जाती है। वो क्या होती है, एक जो हमारा ऑर्गन होता है ना, वो दूसरे ऑर्गन से कोरिलेटेड होता है, ये चीज इसीलिए होती है। आपको एक बीमारी है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको चांसेस है आपको बीपी हो जाएगा। ठीक है, या फिर किसी को डायबिटीज होती है उसको रेटिनोपैथी हो जाती है, उसका क्या होता है, रेटिना क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। अब दो टाइप की डिजीज दो टाइप की डायबिटीज होती है। ठीक है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। इसमें डिस्क्राइब किया है या नहीं, चलिए लिख लेते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो दो टाइप का हमारा क्या होता है, डायबिटीज होता है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, आप इंसुलिन डिपेंडेंट से क्या समझते हैं ये इसको समझाने के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मुझे लग रहा है, क्योंकि फिर इसमें रीड करने वाला होता है और मैं हाँ ये ब्लैक वाले ब्लैक वाले आए हैं, ब्लैक वाले डांस वाले नहीं तो साइड में टास्क वाइट वाले साइड वाले में एक होता है टाइप में, एक होता है इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ठीक है, तो जो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है, एज ए नेम सजेस्ट, ये क्या होता है, इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है। आपने कई पेशेंट ऐसे देखे होंगे जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। इंसुलिन क्या होता है, हमारा हार्मोन होता है जो कि हमारे पैंक्रियाटिक सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है,
तो इसका रोल क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है ना बॉडी में उसको मेटाबोलाइज करता है। तो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होगा कि हमारा क्या होगा बॉडी में इंसुलिन की क्या होगी डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल जो बढ़ रहा है उसको क्या कर रहा है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा। तो हम इसके लिए क्या देते हैं डायरेक्टली इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं। अब जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जो मार्केट में मेडिसिन आती है मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन सुना है कोई? ठीक है, फेनफॉर्मिन आती है मेटफॉर्मिन आती है बाइक्लोनाइट्स होते हैं और सो मेनी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ये आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और इसके बाद है आपका इसके बाद हाँ ये दो टाइप की आपकी हो गई। और डायबिटीज को आप मेनली क्या करते हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है टाइप 1, एक जो होती है टाइप 1 हम जुवेनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है नॉर्मली बच्चों में होती है। आप किसी मतलब एकदम से एडल्ट को नहीं देखोगे जिसको कि अचानक से क्या होगी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गई। ठीक है, वो बचपन से होती है, इनहेरिटेड होती है, जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। और जो टाइप 2 वाली होती है वो क्या होती है बड़े होके मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज उसको बोलते हैं, जो कि क्या होती है मैच्योरिटी के बाद होती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद इंसान को होती है ना। अब नॉर्मली ऐसे कोई इंसान नहीं देखेंगे जिसको कम एज में डायबिटीज होगी। अब तो ऐसा है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर लोगों के इतने हैं, लोगों को खान पान इतना खराब है कि उनको कम एज में भी हो जा रही है, बट यूजुअली नहीं होती है। ठीक है, 20 से बिलो तो आपको नहीं मिलेगा, 20 में भी तब आपको मिलेगा जबकि उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही गई पिछली हो। ठीक है, इंसान हेल्पोहॉलिक होगा, ठीक है, और उसकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी तभी आपको ऐसा पेशेंट मिलेगा। इसके बाद हमारा है अब हम डायबिटीज में कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, आइसोफ्लेवोन्स दे सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं और डाइटरी फाइबर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें आइसोफ्लेवोन्स जो है उनका रोल क्या होगा कि जो हमारी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स है उनको स्टिमुलेट करेगा। जो हमारा इंसुलिन होता है ना बीटा सेल से वो होता है सिक्रेट होता है, जो कि हमारी किसमें होती है पैंक्रियाज में होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा इसको स्टिमुलेट करेगा जिससे हमारा क्या होगा इंसुलिन का सिक्रेशन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है एपिजेनिन है। ठीक है, तो एपिजेनिन का फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ बीटा सेल फ्रॉम द डैमेज। और फिर इसके बाद है ठीक है एक और लिखा है इसका एग्जांपल आर्टेमिसिया लिखा है। और उसके बाद दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ये क्या करता है रिड्यूस ग्लूकोज टॉलरेंस इन पेशेंट। जो हमारी किसी पर्सन में ऐसा होता है ना कि ग्लूकोज की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, तो ये क्या करता है टॉलरेंस को डिक्रीज कर देता है। जैसे इसका एग्जांपल है बेरिस अल्फा लिनोटेनिक एसिड। ठीक है, तो एग्जांपल तो तुमको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स हम यूज करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी से ओवरकम करने के लिए। इसके बाद है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से आप क्या समझते हैं किससे एसोसिएटेड होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज? हार्ट एंड ऑल्सो ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी डिजीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे हार्ट फेलियर है। ठीक है, हार्ट फेलियर क्यों होता है बताओ, लिखा है लिख के बता दो। हमारा जब हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता तो ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में पंप नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है ना हमारा हार्ट क्या होता है फेल हो जाता है। दूसरा है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज में सेरेब्रो वर्ड आया तो सेरेब्रो से क्या समझते हो ब्रेन। ठीक है, तो हमारा क्या होता है ब्रेन जो ब्रेन हमारी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है रप्चर हो जाती है, जैसे स्ट्रोक आपने सुना होगा। हाँ, तो क्या होता है काइंड ऑफ ब्रेन हेमरेज होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन तुमने पढ़ लिया? हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है बीपी का बढ़ जाना। ठीक है, दैट इज हाइपरटेंशन। तो हम क्या करते हैं हाइपरटेंशन के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स दे सकते हैं। उसके बाद हमारा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। ठीक है, इसमें इसने क्या लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस लिखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा जो फैट होता है ना वो हमारी आर्टरीज में क्या होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है, जम जाता है। तो हमारी नॉर्मल जैसे इतनी हमारी ब्लड आर्टरीज थी, अगर उसमें यहाँ पर फैट जम गया, ठीक है, तो हमारे क्या होगा ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होगा उसका जो ब्लड वेसल्स होंगी वो नैरो हो जाएंगी। तो क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल है हमारे हार्ट डिजीज में, ये लिखा हुआ है फ्लेवोनॉइड्स। इसमें पहले एग्जांपल लिखा हुआ है फ्लेवोनॉइड्स लिखा हुआ है। फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं हमारा ब्लॉक द एसीई एंड आल्सो ब्लॉक द सुसाइड एंजाइम्स। ठीक है, एसीई पढ़ा है किसी ने?
AC हमारा होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। ये जब तुम लास्ट साइकिल पढ़ोगे ना हाइपरटेंशन में, जब तुम हाइपरटेंशन पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो तब ये आपका आएगा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। ये क्या करता है, जो हमारा 81 होता है ना, 81 को 82 में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिससे क्या होता है हमारा बीपी बढ़ता है अल्टीमेटली। ये मतलब एक मिड स्टेप होता है ना, तो AC क्या होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। तो तुम ऐसे इसको मतलब शॉर्ट टर्म में अगर समझना चाहते हो कि इस एंजाइम की वजह से क्या होता है हमारा बीपी बढ़ता है, ठीक है। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम को, ठीक है। इसके बाद उससे क्या होगा, हमारा प्लेटलेट एग्रीशन नहीं होगा। अगर प्लेटलेट एग्रीशन नहीं होगा तो उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीशन से हमारे क्या होता है, क्लॉट फॉर्म होता है, ठीक है। जो हमारा जो स्क्लेरोसिस है, तो स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है कि प्लेट फॉर्म हो जा रहा है ना, जो फैट हो रहा है, फैट या तो फैट का हो रहा है, फिर प्लेटलेट्स का हो रहा है ना, एग्रीगेट करके क्या हो रहा है, एक वो बना रहे हैं, प्लग फॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई भी प्लग हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड वेसल्स का जो पासेज है उसको नैरो कर देगा, तो हमारा ब्लड क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में क्या होगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। अगर उसको प्रिवेंट करेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा और हमको हार्ट डिजीज नहीं होगी, ठीक है, कोई स्क्लेरोसिस नहीं होगा। अगला है फाइटोस्टेरॉइड्स, ठीक है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकिंग द अपटेक एंड वेल फैसिलिटेटिंग एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कराते हैं, जितने भी बैड फैट होते हैं ना। एक होता है HDL और LDL होता है। अगर आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखेंगे ना, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो उसमें जो HDL होता है वो तो गुड फैट कंसीडर करते हैं, जो LDL होता है वो बैड फैट होता है, ठीक है। तो हमारा फाइटोस्टेरॉल क्या करते हैं, जो बैड फैट होता है उसके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराते हैं, जैसे सीटोस्टेरॉल इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारा डाइटरी फाइबर्स है, इसमें क्या है, डाइटरी फाइबर्स में कुछ हमारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो हमारे बैड फैट को कम करते हैं। इसके साथ आप डाइटरी फाइबर्स में वो भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी क्या बताया था, हार्ट डिजीज में क्या बोलते हैं, गार्लिक होता है, ठीक है। गार्लिक को हमें च्यू करके खाना होता है रॉ फॉर्म में, ठीक है, उसको मॉर्निंग पर लिया जाता है एम्प्टी स्टमक, तो क्या होता है, बहुत अच्छा एड होता है हार्ट डिजीज में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है कैंसर। कैंसर में क्या होता है, कैंसर इज अ डिजीज विच in which abnormal cell divide uncontrollably and destroy baby tissues, ठीक है। तो कैंसर में क्या होता है कि एक अनवांटेड रैपिड ग्रोथ होती है टिश्यू की ना, जहाँ हमारी बॉडी में क्या होता है, एक सेल होती है, एक सेल से मल्टीप्लाई होकर दूसरी सेल बनती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ हो जाती है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, न्यूट्रास्यूटिकल्स दे सकते हैं इसमें, जैसे फिर इसमें बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, टाइप है अगेन फ्लेवोनॉइड, लाइकोपीन, ठीक है। इसमें फ्लेवोनॉइड है, फ्लेवोनॉइड में सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया था। जो हमारे कैंसर में क्या होता है ना, मैंने अभी तुमको नहीं बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अभी के टाइम पे कैंसर का मेन कॉज क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स क्यों जनरेट हो रहे हैं, जो हमारी फैटी डाइट है, ठीक है, हम जो भी चीज़ें खाते हैं ना, मेनली जो हम फैटी फूड खाते हैं, उसमें अभी आप कभी आप लेबल पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो हमारे फूड कलर्स होते हैं ना, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हम उसको फूड वो कोई मतलब या तो परफ्यूमिंग एजेंट डाल रहे हैं या फिर कलरिंग एजेंट जो भी डाल रहे हैं, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा मोनोग्राफ होता है ना, फार्माकोपिया में दिया होता है, जो प्रिस्क्राइब कलर है वही होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई होंगे तो वो क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक में सिर्फ कैंसर कॉजिंग होता है, ठीक है। मैं टॉपिक से भटक गई, क्या बता रही थी मैं तुमको, कैंसर बता रही थी ना, कैंसर में कहाँ पहुँच गया, फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। तो फ्लेवोनॉइड्स हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए। हमने कोई भी फास्ट फूड लिया, हमने कोई चिप्स का पैकेट लिया, अभी तुम कॉमनली जैसे सोचो कि अगर कोई जैसे लेज बनाने की फैक्ट्री है या फिर कोई भी है, ठीक है, कोई भी फूड फैक्ट्री है जो कि चिप्स आपके बना रही है, या फिर कोई भी बेवरेजेस है जो भी है, ठीक है, आपके फूड प्रोडक्ट बना रही है, पैक्ड फूड बना रही है, तो वो क्या होता है, डीप फ्राइड होते हैं। और जो भी चीज़ डीप फ्राइड होती है, अगर आपका उसका ऑयल अगर आप सिंगल टाइम यूज़ करेंगे तो वो तो ठीक होता है, ठीक है। बट अगर आप उसको मल्टीपल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो ऑलरेडी अपने क्या करते हैं, रेडिकल्स जनरेट कर देता है, फिर वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो चीज़ और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि
आप हमेशा अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर सकते ना। अभी आप जैसे आपको घर का खाना मिल रहा है, ठीक है, आप खा सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपके पास ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस हो गए कि आपको नहीं मिल पा रहा है, समहाउ आपको खाना नहीं मिल पा रहा है घर का, ठीक है, आपको पैक्ड फूड पर रिलाई कर रहे हैं, आपको खाना पड़ रहा है मजबूरी में, आपका मन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा, फिर भी स्टिल आपको खाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स तो जनरेट हो जाएंगे ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, इसमें आपने कुछ फ्लेवोनॉइड्स वाले फ्रूट्स ले लिए, इसलिए बोलते हैं ना कि फ्रूट्स हमको हमारी डाइट में ऐड करने चाहिए। अगर आप रेगुलरली कोई सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं ना, आप ऑरेंजेस ले रहे हैं, लेमन्स ले रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा जितना एक ऑरेंज में विटामिन सी होता है ना, उससे 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा गुआवा में होता है, ठीक है। तो गुआवा एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है। आप गुआवा ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेप्स ले रहे हैं या फिर ऑरेंजेस ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो क्या करेगा, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो क्या होगा, आपको कैंसर नहीं होगा। तो इसलिए आपको फ्लेवोनॉइड्स लेने चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब वही होता है कि फ्री रेडिकल्स को जो खत्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद लाइकोपीन है, लाइकोपीन किसमें होता है, टोमेटो में होता है, पहले पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो में होता है, पपाया में होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है तो ही हमारे फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसके अलावा है हाइड्रोएसिनेस है, ठीक है, इसको हम क्यों लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन में लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अभी की टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, होप सो आप अवेयर होंगे इसके लिए। इसके बाद है IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रेब्स डिजीज का कॉम्बो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और इसके सिम्टम्स होते हैं गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड क्रैम्पिंग, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाती है काइंड ऑफ हमारे उसमें इंटेस्टाइन में, और इसके सिम्टम्स होते हैं गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, पॉलीफिनॉल्स ले सकते हैं, एमिनो सैलिसिलिक एसिड ले सकते हैं और कर्क्यूमिन ले सकते हैं। अगर आप इनके बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपने भले ऊपर के दोनों सुने हो, आपने कर्क्यूमिन सुना होगा, कर्क्यूमिन, कर्क्यूमल होगा, जो हमारी हल्दी होती है ना। जैसे अगर आपको आपके घर में कोई ऐसा इशू है कि आपके घर में इन्फ्लेमेशन हो गया, आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो गई है, या फिर आपको फेशियल इन्फ्लेमेशन हो गई आपकी बॉडी में कोई भी, तो आपको क्या दिया जाता है, कर्क्यूमिन दिया जाता है। हल्दी सूजन को कम करता है ना, इसीलिए, ठीक है। जैसे इसमें फिर पॉलीफिनॉल्स के एग्जांपल्स हैं, एमिनो सैलिसिलेट्स का एग्जांपल होगा, ये वही है, सारे इन्फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, हम हर एक को डील करें क्योंकि बहुत बड़ी स्लाइड है 23 पेज की। उसके बाद GI डिजीजेस है, ठीक है। GI डिजीजेस किसके थ्रू होती है, एक होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया होता है, इसकी वजह से हमको क्या होती है, GI डिजीजेस होती है। इसके अलावा जो हमारी जितनी भी डिजीज होती है, मैंने बोला लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, लाइक अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोकेन ले रहे हैं, कोई नशे वाली चीज़ ले रहे हैं, तो आपको क्या होगी, GI डिजीज होगी। फिर इसमें इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में आप क्या लेंगे, कर्क्यूमिन, सपोनिन, ठीक है, एंसोसाइनोसाइड्स, और लास्ट वाला इसमें कर दिया होता है, ठीक है। तो कर्क्यूमिन क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। सपोनिन से क्या समझते हो, हाँ, फ्रूट फॉर्मिंग होते हैं। गुड एग्जांपल बताओ सपोनिन का, ठीक है। ये एंथोसाइनोसाइन में एक नया एग्जांपल है, वो है एग्जांपल लिखा है इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे जो एंथोसाइनोसाइड्स होते हैं, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा अल्सर ट्रीट होता है और अल्सर को क्योर करने में काम आता है, ठीक है। जैसे हमारे GI में होता है ना, काफी टाइप का अल्सर कॉज हो जाता है, सुना है आपने। जैसे आप सैलिसिलेट्स ले रहे हैं या फिर कोई भी एसिडिक ड्रग ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा वो होता है ना, एस्प्रिन होता है, अगर आपने एस्प्रिन ज्यादा अमाउंट में ले ली तो उसका एक क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, वो GI ब्लीडिंग कॉज करता है, GI अल्सर कॉज करता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या देते हैं, इसका एंटीडोट क्या होता है, सुक्रालफेट होता है। सुक्रालफेट एक सिरप आता है, ठीक है, ड्रग होती है, चाहो तो लिख सकते हो। तो वो क्या होते हैं, अल्सर ट्रीटमेंट में यूज होती है। जैसे आपको GI अल्सर हो गया तो क्या होता है, हमारे म्यूकस के ऊपर क्या होती है, एक थिक लेयर को फॉर्म करता है सुक्रालफेट, तो उसमें देते हैं। इसके बाद है हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। उसके बाद भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, अश्वगंधा, हनी, आमला, स्प्रुलिना, जिंसेंग, अल्फाफा, चिकोरी, जिंजर, फेनग्रिक एंड गार्लिक। अब अपना सिलेबस खोलो और देखो इसमें से कौन सा हमारे सिलेबस में है। अश्वगंधा, गार्लिक,
और आंवला और क्या कह रहे हैं? ड्रग्स नहीं करनी है, ऐसे इजी है। मैं आज के लिए ट्राई हाँ हो रहा है जितना तुमको समझ में आया। ये ना स्लाइड से रीड करने में ना जल्दी हो जाता है। एक सेकेंड ना।